सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपकी कक्षा 11 में विषय जीव विज्ञान को लेकर के मैं दिनेश कुमार कश्यप, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आपकी इस ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने चल रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने कल बताया था एक टॉपिक था जीव विज्ञान के हिस्से का। पाठ का नाम था सजीव जगत की विविधता। क्योंकि जो ये पाठ है आपका जंतु विज्ञान से आता है, अर्थात ये जो चैप्टर आपका है यह आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जूलॉजी से है, मीन्स जंतु विज्ञान से। तो हमने कल आपको बताया था कि जो जीव विज्ञान की विविधता है उसमें बहुत सारे जीव ऐसे हैं हमारे धरातल में पाए जाते हैं जिनके रंग रूप आकार में, उनके वितरण में काफी अंतर देखने मिलता है। तो जो जीवों में यह अंतर होता है उसी जीवों के इस अंतर को हम जैव विविधता कहते हैं। जो शब्द है जैव विविधता का, इसे डब्ल्यू राजन ने दिया था। डब्ल्यू रॉजन ने जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया था। आइए बच्चों को देखते हैं, हमारा टॉपिक है सजीव क्या है। इसके मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सजीव होते क्या हैं, सजीव कैसे होते हैं, सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है। और आज हम थोड़ा देखेंगे सजीव क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि जीव तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन ही सजीव कहलाता है। अर्थात कोई भी जितने जो जीव बने हैं हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर हैं, सभी जीवों में रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट क्रम चलता रहता है। यहाँ तक कि हमारे पास जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उसमें भी पूरे केमिस्ट्री का ही योगदान है। सभी तत्व जितने भी हैं, यौगिक भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, सभी में रासायनिक पदार्थों का ही कॉम्बिनेशन हुआ है। और जो कॉम्बिनेशन हुआ है वह एक विशिष्ट टाइप का होता है। विशिष्ट यानी कि उसमें कुछ विशेष तत्व, कुछ विशेष यौगिकों का ही समावेश हुआ होगा, तो तभी जाकर के विशिष्ट बना हुआ है। फिर कह रहा है यहाँ पर जटिल। अगर जटिल है तो वह क्या है, यानी कि जो हमारे प्रकृति में विद्यमान सरलतम अणु थे, सरलतम अणुओं से मिल करके जटिल अणु निर्माण हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी जीव हैं, जितने जीवधारी हैं हमारे इस यूनिवर्स में, सभी जीवों में रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट समावेश हुआ है, जिससे वे जटिल संरचना में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक है भाई जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ। लाइफ कह रहा है कि अगर कोई भी जीवधारी अगर इस संसार में विद्यमान है, निवास कर रहा है, तो उसके पास एक संगठित पदार्थ होगा। जो पदार्थ है उसे कहा गया है सजीव पदार्थ या भूत द्रव्य। दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है इसको परकिंजे ने दिया था और हक्सले ने इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। भूत द्रव्य अर्थात आधार द्रव्य या जीव द्रव्य ही की जो जय दशा होती है उसे ही जीवन कहते हैं। अर्थात जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं में भूत द्रव्य अर्थात कोशिका द्रव्य या जो जीव द्रव्य भागी होता है वह पाया जाता है। तो जीव द्रव्य की क्रियाशीलता से उसमें जितने भी उपपचयी क्रियाएं होती हैं संपन्न होती हैं। उसमें गैसों का परिवहन और भी जैसे कुछ ना कुछ यौगिक होते हैं, तत्व हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, पोटेशियम है, आदि जितने तत्व होते हैं सभी कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व हमारे इस भूत द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि इनकी जो जैव दशा है उसी को ही जीवन कहते हैं। अर्थात वह चीज हर वह जिसमें एक प्रोटोप्लाज्म जैसा सब्सटेंस मिल रहा है, जिसमें जैव दशाएं संपन्न हो रही हैं, उसे ही जीवन कहा गया है।
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिक जीव विज्ञान, मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी का तात्पर्य है कि जो बायोलॉजी आज हमारे इस युग में चल रही है उसका हम अपने प्राचीनतम स्तर के बायोलॉजी से कैसे मिलान या उसको कैसे मिलान कर सकते हैं। कहा गया है कि आधुनिक जीव विज्ञान में कुछ ऐसे एकीकरण सिद्धांतों को मान्यता दी गई है जो सभी जीवों पर समान रूप से लागू होती है। अगर वे चाहे पौधे होंगे या जंतु होंगे तो सभी जीव जंतु पौधों में एक ही समान और एक ही एकीकरण सिद्धांत का लागू होना पाया जाता है। जैसे पहले कहा गया है, टॉपिक आपका है नेक्स्ट, इसमें संगठन का सिद्धांत। संगठन का सिद्धांत जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं रासायनिक एवं भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, निर्भर होती हैं। जीवन के संबंध में जितने भी भौतिक हैं अर्थात जो वस्तुएं हम देख रहे हैं जिनको हम अपने प्रतिदिन के जीवन में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उन प्रक्रियाओं में हमारे भौतिक वस्तुओं का समावेश तो हो रहा है, लेकिन उन भौतिक वस्तुओं में कहीं न कहीं से केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोनेंट का जो योगदान है वह अवश्य होता है। सपोज कीजिए कि अगर हम एक जीव को देखते हैं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु होगा, तो सभी जीव जंतु पौधों में जो भी रासायनिक तत्व हैं, यौगिक होंगे, केमिकल होंगे, वह सब समान होंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट मनुष्य में है, कछुआ में है, सर्प में है, पक्षी में है, तो वही कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पौधों में भी होता है। बस रही बात उनमें अंतर इसका होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट किसी भी जंतु की कोशिका में अगर संचित होता है तो उसे कहते हैं हम ग्लाइकोजन, और अगर वही कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जो कि अगर प्लांट्स में जमा होता है तो उसको हम स्टार्च यानी कि मंड नाम देते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक भाइयों, जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति यानी कि जीव से जीवन की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ पर पहले जो वैज्ञानिक आए थे उनका मानना था कि जो जीव पदार्थ है की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के संगठन से हुई होगी, में क्रमिक विकास से हुई है। तो यहाँ पे टर्म आता है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास यानी जो विकास हुआ है वह क्रम से हुआ है और समय समय धीरे धीरे से हुआ होगा। कोई भी जीव की जो उत्पत्ति है वह ऑटोमेटिक एकाएक नहीं हुई है, अर्थात जो प्राचीनतम हमारे यहाँ का वातावरण था उसमें कोई भी जीव विद्यमान नहीं थे, लेकिन कुछ रासायनिक गैसों तत्वों के आपस में कॉम्बिनेशन से उनके जटिलतम कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, तो जो निर्जीव पदार्थ थे उस निर्जीव पदार्थ में कहीं न कहीं सजीवता के लक्षण पाए गए। तो उन निर्जीव पदार्थों से ही हमारा जीवन की उत्पत्ति हुई है। और हम जानते हैं जो हमारे आज के आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति सिर्फ जीव से हुई है, ना कि निर्जीव वस्तुओं से होती है। थैंक्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बच्चों, चलिए बात आगे देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान के इस क्रम में आपने अभी तक 3 पॉइंट के बारे में पढ़ा है, 2 तो पढ़ चुके हैं। तीसरा आपका है कोशिका मत, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है 2 साइंटिस्टों ने, एक जंतु शास्त्री थे, दूसरे थे वनस्पति शास्त्री, जिनके नाम है एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन दोनों लोगों ने कोशिका सिद्धांत या कोशिका मत का प्रतिपादन किया हुआ है। मैंने बताया कि समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे पौधे होंगे या चाहे तो जंतु होंगे, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि कोशिका ही सभी जीव जंतुओं के जीवन की, उनके संगठन की मूलभूत इकाई है। कहा गया है कि भाई चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की, अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका में ही उनकी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, और अगर बहुकोश की हैं तो बहुकोश की जीवों में भी उनमें काफी
अंतर देखने को मिलता है। कोई तो कोशिका स्तर का होता है, कोई ऊतक स्तर का होता है, और कुछ में अंग स्तर का होता है, और कुछ जंतुओं में या जीवों में अंग तंत्र संबंध का होता है। तो ऐसे जीव जो होते हैं ये सभी जीवों में कोशिकाएं मिलती हैं और कोशिका से ही नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। थोड़ा ये देखते हैं, पहले यहाँ पे कहा गया है नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। अर्थात जो कोशिकाएं इस प्रकृति में आई हुई हैं उनका भी विभाजन हमेशा होता रहता है। यहाँ तक कि जितने भी जंतु कोशिकाएं, वनस्पति कोशिकाएं, जीवाणु कोशिकाओं में भी निरंतर विभाजन होता रहता है। हम जानते हैं एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में 2 नए जीवाणु कोशिकाएं बन जाती है। तो हो सकता है कि जो ये कोशिकाएं हैं इस यूनिवर्स में सभी कोशिकाओं में निरंतर बदलाव, विभाजन होता रहता है। कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अगर किसी भी जीव जंतु या पौधों की कोशिका में अगर शरीर में अगर कहीं न कहीं से कोई खरोंच आती है या उसमें से कहीं कोई घाव हो जाता है तो कटे फटे या टूटे हुए कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और नई कोशिकाओं से ही उस व्यक्ति के घाव या जो भी कटे छिले स्थान होते हैं उनकी मरम्मत, मेंटेनेंस हो जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है अतः कोशिकाएं जंतु एवं पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाइयां होती हैं। अर्थात जो कोशिका इज द लिविंग एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जैव विकास मत अर्थात इवोल्यूशन थ्योरी। इसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं हमारे इस ब्रह्मांड में सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और सभी कोशिकाओं में जब क्रमिक परिवर्तन होता है तो उनसे कोई नई जीव जाति का विकास हो जाता है। यहाँ पे कहा गया है समस्त जीवों की उत्पत्ति किसी न किसी समय रचना में अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से ही पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जितने भी इस धरातल पर जीव विद्यमान हैं उनका कोई न कोई पूर्वज अवश्य होगा और वह अपने पूर्वजों के शरीर से उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताओं या वेरिएशंस और डिफरेंसेस जो भी होते हैं उनके फलस्वरूप जो भी एक नया जीव तैयार होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीन मत। जो जीन मत है इसको दिया है चार्ल्स डार्विन ने। पहले बताया है कि चार्ल्स डार्विन ने सर्वजनन मत को दिया है, सर्वजनन मत को प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्म नमूने से बनाता है जो अंडाणु एवं शुक्राणु में समाविष्ट होकर संतानन चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनके जीवन में भ्रूणीय विकास की प्रावस्थाएं संपन्न होती हैं। जब किसी भी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उनमें जो बना होता है जायगोट अर्थात दिग्मनज होता है। दिग्मनज के पश्चात उसमें काफी परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन में फिर मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला आदि जो भी भ्रूणीय प्रावस्थाएं आती हैं, इन भ्रूणीय प्रावस्थाओं के संपन्न होने के पश्चात फिर एक जंतु का या एक पौधे का पूर्ण विकसित शरीर बनकर तैयार हो जाता है। तो यही है हमारा जीन मत। अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं सभी में उनके जीवन के हर एक स्टेप में जीन का योगदान होता है। तो बच्चों अभी इतना ही है, इसके बाद हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स। हाँ बच्चों आगे देख लीजिए। यहाँ पर अभी तक आपने पढ़ा था 5 पॉइंट के बारे में।
जो छठा पॉइंट हमारा है वह है एंजाइम मत अर्थात एंजाइम थ्योरी। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हमारे शरीर में या जंतु शरीर में या पादप शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जो कि प्रत्येक क्षण और कह सकते हैं कि हर पल होती रहती हैं। तो जो प्रत्येक क्रिया है एक विशेष रासायनिक कार्बनिक उत्प्रेरक द्वारा संपन्न होती है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अर्थात वह केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलाइट्स को या जो मेटाबॉलिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करती है और वह टाइप से कैटलिस्ट का काम करती है और क्रिया को बढ़ाने में या घटाने में अपना योगदान देती है। तो वह उस कार्बनिक उत्प्रेरक पदार्थ को हम एंजाइम नाम देते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाए आपके भोजन में जो भी भोजन आप लेते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, फैट एंड सो ऑन जो भी होते हैं वे एक जटिल रूप में हमारे जीव के आहार नाल में पहुंचते हैं और आहार नाल में यहाँ पर जो है काफी ऐसे स्थान है जहाँ पर भोजन का जमाव भी होता है और उस जमाव वाले स्थान में कुछ न कुछ मात्रा में पाचक रस, पाचक एंजाइम का भी समावेश होता है जिससे जब वही पाचक एंजाइम पहुंचते हैं तो हमारे भोजन को पचा करके उसके सरलतम अणु में तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने भोजन था हमारा कार्बोहाइड्रेट, अब इसमें से जो हमने खाया था भोजन कार्बोहाइड्रेट का उसका जो आंशिक पाचन है हमारे मुख गुहा में होता है जिसमें हमारे मुख गुहा में प्रसिद्ध जो होती है लार ग्रंथि, उस लार ग्रंथि से निकलता है सलाइवा रस होता है जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम तो जो होता है टाइलिन एंजाइम यह एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ अंश को तोड़ता है सुक्रोज और माल्टोज में, सुक्रोज या माल्टोज में तोड़ देता है। और जैसे ही भोजन पहुंचता है हमारे आमाशय से फिर छोटी आंतों में, डोडेनम में, ठीक है, जेजुनम, इलियम, तो यहाँ पर जो भी अन्य होते हैं पाचक एंजाइम उनका स्राव होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम अणु होता है वह होता है ग्लूकोज, टूट जाता है। और ग्लूकोज जो होता है वह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है जो कि हमारी समस्त कोशिकाओं के जो भी कोशिका झिल्लियां होती हैं उनसे यह अवशोषित आसानी से हो जाता है और इसी ग्लूकोज से ही समस्त जीवों में ऊर्जा का संचार फिर होता है। जैसे ग्लूकोज पहुंचता है हमारे बॉडी में, इसका भी कोशिकाओं में पहुंची हुई ऑक्सीजन गैस से इसका जो है अपक्रिया होती है और फिर उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और 38 एटीपी या कह सकते हैं लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा से फिर सभी जीवों की जो अन्य जैविक क्रियाएं, पोषण, प्रजनन, श्वसन आदि संपन्न होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का भी यह है, पॉइंट नंबर 7वां है जैव रासायनिक आनुवंशिकी। जैव रासायनिक आनुवंशिकी अर्थात बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सबसे पहले यहाँ पर टर्म आता है जॉर्ज रीडल एवं एडवर्ड टैटम का। इनकी एक बहुत स्वीकृत परिकल्पना थी जिसका नाम था एक जीन, एक एंजाइम, एक अपचय क्रिया। अर्थात हमारी कोशिका में कोई ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह कोई ऐसा तत्व है जिसको जीन कहा गया है। जो जीन है वह आनुवंशिकी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई का कार्य करती है। जीन जो होते हैं ये हमारे गुणसूत्रों में छिपे होते हैं। जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम हैं, ये हमारे
कोशिकाओं के केंद्रक में लगे डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अर्थात जीन जो होती है वह सबसे छोटी एक इकाई होती है जो कि एक विशिष्ट टाइप के एंजाइम को कोड करती है। अब जो एंजाइम बना होगा, अब एंजाइम बनाने के लिए जो जीन यहाँ पे आपके शामिल हुए थे, अब उस जीन के लिए उसमें कई तरह के कोडांस भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक जीन से बनता है एक एंजाइम। अगर एक जीन है तो एक जीन से एक एंजाइम बन सकता है, और अगर एंजाइम है तो एक एंजाइम से जो वह एंजाइम होगा वह समस्त क्रियाओं को करा सकता है। एक एंजाइम जो होगा वह स्पेसिफिक होगा और वह एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को करा सकता है, कराने में सक्षम हो सकता है। अब ये नहीं है कि हाँ केवल एक एंजाइम है तो वह जो भी बहुत सी अन्य क्रियाएं हैं पोषण के लिए, पाचन के लिए, श्वसन के लिए, तो वही समय भाग करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल एक जीन है तो एक एंजाइम बनेगा और एक एंजाइम से फिर केवल एक ही अपक्रिया संपन्न हो सकती है। अलग अलग अपक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के जीन और एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर कह रहा है के अनुसार, अर्थात एक जीन से बना एक एंजाइम से एक उपअभिक्रिया होती है। के अनुसार जीव के प्रत्येक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण पर जीनी नियंत्रण होता है, अर्थात जेनेटिक कंट्रोल होता है। जो भी अपक्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं उन अपक्रियाओं के लिए हमारे पास जीनी कंट्रोलिंग सेंटर का कार्य करता है, अर्थात जीन्स होता है जो कि अपक्रिया को कराना है या नहीं कराना है, कितने मात्रा में हमें एंजाइम को डेवलप करना होता है, वह सब जीन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है जीव यानी लिविंग बीइंग्स, इसका वातावरण एंड देयर एनवायरनमेंट एवं समस्थापन, दैट इज होम्योस्टेसिस। इसका अर्थ होता है कि जो भी जीव हैं हमारे इस वातावरण में निवास करते हैं सबका वितरण भी अलग अलग होता है। कोई जंतु स्थलीय है, वास्तविक निवास करता है। स्थलीय में भी जैसे काफी हैं कि वो केवल अर्थ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। कुछ हैं जमीन के अंदर बिलों में, गुफाओं में, तंद्राओं में रहते हैं, तो उनकी जो क्रियाविधि है वह भी अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडी में सोते हैं और गर्मी में जागते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्मी के मौसम में सोते हैं और ठंडी में, गर्मी में सोते हैं और गर्म मौसम बीतने पर जब ठंड आती है तो उस अवस्था में वह बाहर निकल के आते हैं। तो अर्थात शरीर के अंतः वातावरण मीन्स बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट होते हैं उसकी अखंडता मीन्स जो उसकी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है वह टूटने ना पाए। तो अर्थात जो ये अखंडता बनी हुई है, अखंडता बनाए रखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी को नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस कहते हैं। जो शब्द है होम्योस्टेसिस का शब्द सबसे पहले वाल्टर बी कैनन ने प्रस्तुत किया था। यानी कि चाहे कितनी भी ऋतुएं बदलें, मौसम बदल जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है अगर 47 डिग्री सेल्सियस माना गया है, 47 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को हम चाहे गर्मी का मौसम होगा तो या ठंडी का मौसम है तो इसको हमेशा एक समान कांस्टेंट बना के रखते हैं, तो जाकर के हमारी बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसा कि आप देखते हैं गर्मी मौसम है, टेम्परेचर बढ़ जाता है वायुमंडल का, तो हम जो है उस टेम्परेचर से बदलने के लिए हम अपने आसपास में फैन, एसी, कूलर लगाते हैं, जिससे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वह 47 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन बना रहे। ठंड के मौसम में जो आपके क्लाइमेट का होता है टेम्परेचर वह लगभग आपके बॉडी से कई गुना घट जाता है, जिससे हमें देखते हैं कि हमको उस अवस्था में ठंड का एहसास होता है, लेकिन हम उस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन लेते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स हैं वह खत्म ना होने पाए, जो उसकी कंटिन्यूटी है
उसके मेटाबॉलिज्म की जो भी निरंतरता है वह बनी रहे और हमेशा बनी रहती है। तो इस विधि से हम जो भी वायु ले रहे हैं, भोजन लेते हैं जीने के लिए, उन सबसे भी जो है हमारी बॉडी की अखंडता बनी रहती है। जो भी हमारा तापमान होता है वह 47 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, चाहे कितने जाती हैं। एक बात ये भी है कि अगर इस तापमान में तो हमारा जो बॉडी है वह बिल्कुल सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक जो भी है आपके एंजाइम भी काम करते हैं। अगर इतना टेम्परेचर कम होता है तो तभी एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, और अगर इस तापमान से भी कहीं ज्यादा तापमान होता है, 40 आ गया, 45 हो जाता है, या 40 हम कह सकते हैं कि अगर 50 पहुंच गया, ठीक है ना, तो जो है 37 सॉरी यहाँ पे 37 है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से भी आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वह लगभग इतना मेंटेन होता है हमेशा के लिए। तो अगर इतने से ज्यादा तापमान होता है, 40 पहुंच गया या 45 हो जाता है, तो उस तापमान पर जो है आपके सभी एंजाइम डिनेचर्ड हो जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता भी कम होती, जिससे हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं संपन्न होने नहीं पाती हैं। फिर हमें बुखार या कुछ और भी जो जटिल समस्याएं हैं उत्पन्न हो जाती हैं, और उस अवस्था में व्यक्ति की डेथ भी संभव हो जाती है। तो जो हमारा शरीर का था अंतर वातावरण हमेशा मेंटेन बना रहे, इसलिए हम अपने प्रकृति में कुछ ना कुछ बदलाव जो होते हैं उनको झेलते हुए, उनको सहते हुए भी जो है हम अपने शरीर में समस्थापन स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों बस आज के लिए इतना ही है, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।